हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट इज चार्ज ऑन कोलाइड्स, वो कंप्लीट कर ली थी। बाद में हमने पढ़ा था आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं और किन किन कंडीशंस पे आपका टिंडल इफेक्ट शो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आपकी जो लाइट है वो आपके किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करती है तो उसका जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और जो कोन बनता है, लाइट के पाथ का जो कोन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। इसके अगर रीजंस के बारे में बात की जाए कि क्या रीजन होता है टिंडल इफेक्ट का, तो वो होता है आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जो आपके डीपी और डीएम पार्ट, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्कैटरिंग होती है लाइट के जरिए। लाइट की क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। जब भी वो आपके डीपी या डीएम जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनसे टकराते हैं तो उस स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, आपके वो टिंडल इफेक्ट जो होता है शो होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होती है वो होती है आपके 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री से जब आप देखते हो उस कोन को तो वो आपको ब्लूइश कलर का कोन दिखाई देता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्या कंडीशन है टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए। तो आपके डीपी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़, ठीक है, और जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ, दोनों की साइज़ क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डीपी और डीएम के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। जबकि आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स में आपका टिंडल इफेक्ट क्या होता है, शो होता है। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी किसकी, कोलॉइड की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलॉइड की। ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कलर ऑफ कोलॉइड्स। जी हाँ, कोलॉइड्स का कलर भी होता है, वो डिपेंड करता है आपके पार्टिकल, जो कोलॉइडल पार्टिकल उनकी साइज के ऊपर, या फिर आपकी जो वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर, और जिस एंगल से आपका जो ऑब्जर्वर है वो व्यू कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और लास्ट में हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, आपके जिगजैग मोशन होता है आपके किसका, डीएम पार्टिकल्स का, या फिर हम कहें कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि डीएम पार्टिकल्स जो होते हैं, डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल, वो कंटिन्यूसली डीपी पार्टिकल से क्या करते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी जिगजैग मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि FeCl3 की अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, और एक आप रिएक्शन कराते हो FeCl3 की किसके साथ, NaOH के साथ, तो किस टाइप का आपका कोलाइड फॉर्म होता है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, FeOH होल थ्राइस आपका फॉर्म होगा। ठीक है, साथ में HCl फॉर्म होगा। ठीक है, इसका आपको पीपीटी मिलता है FeOH होल थ्राइस का। ठीक है, अब ये FeOH होल थ्राइस अपनी सरफेस के ऊपर कॉमन आयन को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे आपका कॉमन आयन, क्योंकि FeCl3 है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe जो आयन है वो आपका क्या रहेगा, कॉमन आयन रहेगा Fe3+। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके जो कोलाइड के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड। वहीं अगर हम बात करें FeCl3 की NaOH के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो NaOH देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ये Na+ और OH- में, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये Na+ और OH- की फॉर्म में रहेगा। यहाँ से आपको OH- ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। FeOH होल थ्राइस बनेगा इस बार भी, और इस बार ये FeOH होल थ्राइस जो है किसको एब्जॉर्ब करेगा अपनी सरफेस के ऊपर, OH- को। ठीक है, क्योंकि OH- आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं
और बात करते हैं एक और नए टर्म्स के बारे में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट जो आपकी न्यू टर्म है दैट इज कोगुलेशन एंड फ्लक्चुलेशन या फिर फ्लोक्यूलेशन। नई टर्म में जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन सिंपल होता है कोलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट करना। किसको? कोलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट करना। कोलोइड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? पीपीटी में। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। CPC, ऐसा ही एक टर्म मैंने आपको पहले भी लिखाया था, वो था आपका PCP। मतलब यहाँ पे पीपीटी को आप किस में कन्वर्ट करते हो? कोलोइड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। जब आप कोलोइड को पीपीटी में कन्वर्ट करते हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन। ये है आपका CPC, ठीक है, ये है आपका PCP। तो ऐसा उल्टा सिस्टम करके आपको याद रखना है कि आगे और पीछे दोनों तरफ क्या है? सेम है, बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो भूल भी जाओ तो आप एग्जाम में याद रख सकते हो इस वजह से, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कोगुलेशन में क्या होता है और पेप्टाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये होता है आपका कोगुलेशन। तो अगर हम बात करें कोगुलेशन क्या होता है, तो देखिए आपके कीजिए, आपने जनरली ऑब्जर्व किया ही होगा अब तक कि आप एक कंटेनर में वाटर लीजिए, मिल्क लीजिए, ठीक है, और उसमें एक नींबू निचो दीजिए, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? दूध फट जाएगा, ठीक है। दूध फट जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, ऐसा तो नहीं कि वो फट गया, ऐसे फट गया, ऐसा तो नहीं होता ना। दूध फट जाने का मतलब क्या है? मिल्क के अंदर जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, जबकि ऊपर आपका पूरा का पूरा लिक्विड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके दो लेयर फॉर्म हो जाएगी, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है। जो सॉलिड जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के अंदर वो सब आपके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और बाकी का जो लिक्विड है वो आपका ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो आपने क्या किया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर आप किसी भी कोलाइड के ऊपर उसके चार्ज को कंप्लीट कर देते हो या मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हो तो वो जो कोलाइड होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। कोलाइड को अगर आपको पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कोलाइड के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। जब तक चार्ज प्रेजेंट है उनके ऊपर वो एक दूसरे से क्लोज नहीं आ सकते, ठीक है, हमेशा दूर ही रहेंगे, उनमें रिपल्शन होता रहेगा। अगर किसी भी तरीके से एनी हाउ आप उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हो, ठीक है, चार्ज को खत्म कर देते हो, तो क्या होगा? वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और नीचे सेटल डाउन होंगे और आपकी पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इस प्रोसेस में भी। जैसे आप नींबू डालते हो, जो लेमन होता है आपका वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, उसमें H+ आयन रहेंगे, मतलब एसिडिक नेचर का है वो, ठीक है। तो आपका जो मिल्क है वो किस टाइप का कोलाइड होगा? आपका नेगेटिव टाइप का कोलाइड, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है। और प्रोटीन्स में आप देखिए COOH ग्रुप रहेगा, मतलब जो भी आपके ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे वो नेगेटिवली कोलाइड, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे आप उसमें एसिड डालोगे, दैट इज H+ डालोगे, ठीक है, एसिड की फॉर्म में, जो आप सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, तो वो डालोगे तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज आपके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। इसकी वजह से जो आपके कोलाइड होते हैं मिल्क के, उनके ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे उसका प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका दूध क्या होगा? फट जाएगा। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे? सब बॉटम में आ जाएंगे, मतलब प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब कोलाइड को आपको किस में कन्वर्ट किया? पीपीटी में। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कोगुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज फ्लोक्यूलेशन। तो जो डीपी के पार्टिकल, दूध के फटने में तो क्या हुआ? जितने भी डीपी के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? आपके बॉटम में सेटल डाउन हो गए। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में डीपी के पार्टिकल आपके ऊपर की तरफ आ जाए, फ्लोट करने लग जाए सरफेस पे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेशन। जैसे आप देखिए दही या फिर जब आप मक्खन बनाते हो, ठीक है, छाछ या दही से, तो जो मक्खन होता है, बटर,
वो आपके जब आप उसको हिलाते हो, ठीक है, तो बटर जो होता है आपका मक्खन वो ऊपर की सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जिसको आप रिमूव कर लेते हो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीपी के जो आपके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ गए, ठीक है, उनको आपने हटा लिया, ठीक है, वो जो बटर होता है, तो वो होता है प्रोसेस आपका फ्लोक्यूलेशन। दूध का फटना क्या है आपका, कोगुलेशन है, और बटर या मिल्क जो भी आप मक्खन निकालते हो वो क्या है, प्रोसेस आपका फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोगुलेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ colloids into PPT is known as कोगुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सेकेंड, इफ डीपी पार्टिकल्स आर floats over the surface, this is known as, or that is known as फ्लोक्यूलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। ये टर्म आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके कोजेस क्या क्या है, क्या रीज़न है कि आपका कोगुलेशन होता है। तो आप नेक्स्ट लिखिए, कोज ऑफ कोगुलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी तरीके से आप उनके ऊपर जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है उसको अगर न्यूट्रलाइज कर देते हो तो क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका कोगुलेशन। तो कोगुलेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, बस दिस इज द रीजन, ठीक है। तो आप रीजन में लिख भी सकते हो, रीजन कोज ऑफ कोगुलेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग the charge on colloid or colloid particles, colloidal particles, ठीक है, by neutralizing the charge on colloidal particles the coagulation occurs, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया रीज़न कि कोगुलेशन क्यों होता है, ठीक है, कैसे हम कर सकते हैं, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। अब कौन करता है उसको भी उसके बारे में देख लेते हैं। वो होता है आपका कोगुलेटिंग एजेंट। क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट, जिसका काम क्या होता है, कोगुलेशन करवाना। जैसे मिल्क के केस में अगर हम बात करें तो कोगुलेटिंग एजेंट कौन होगा, आपका लेमन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोगुलेशन हो रहा है, तो वो आपका क्या है, कोगुलेटिंग एजेंट है। मतलब कोगुलेटिंग एजेंट वो आपका एजेंट होगा या आपका वो सब्सटेंस होगा जो क्या कराएगा, कोगुलेशन करवाएगा, या फिर जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम लिख सकते हैं कि सब्सटेंस, the substance which neutralizes the charge on colloidal particles and make the precipitation, or we can say, and convert the into PPT is known as coagulating agents,
कुल मिला के इसे हम वो इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं जो कोगुलेशन करवाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं, और आप लिख सकते हो द इलेक्ट्रोलाइट which carry out the coagulation। द इलेक्ट्रोलाइट विच कैरी आउट द कोगुलेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका कोगुलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, जैसे आप लीजिए AgI का हमने देखा था एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपका I- आयन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये आपका नेगेटिवली क्या था, चार्ज कोलाइड था। ये था आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज कोलाइड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जिससे आपको पॉजिटिव चार्ज मिले। जैसे आप इसमें ऐड कीजिए MgCl2। MgCl2 अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, Mg2+ फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये जो Mg2+ है इस I- को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी के ऊपर जो भी कोलाइड्स होते हैं सबके ऊपर सेम चार्ज होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका कोलाइड नेगेटिवली चार्ज है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड ये इलेक्ट्रोलाइट काम में लेना पड़ेगा। और अगर आपका कोलॉइड जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको नेगेटिवली चार्ज वाला आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको यहीं पे लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखिए कि यहीं आगे लिखिए, दी नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड will require पॉजिटिव आयंस, जिसे हम बोल सकते हैं कैटायंस, फॉर कोगुलेशन एंड द पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड will require नेगेटिव आयंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायंस। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोगुलेटिंग पावर की। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके कोगुलेशन पावर के बारे में। एक और टर्म है दैट इज कोगुलेशन पावर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है उसकी कोगुलेशन पावर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए छोटा सा टर्म दैट इज कोगुलेशन पावर। ठीक है, इसे हम हार्डी-शुल्जे रूल भी बोलते हैं। हार्डी-शुल्जे रूल। ठीक है, हार्डी-शुल्जे रूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कोगुलेशन पावर। तो देखिए कोगुलेशन पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। जैसे अगर हम बात करें किसी भी नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के लिए, किसके लिए, फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। अगर आपको नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको पॉजिटिव आयन लेना पड़ेगा। हमने लिया Na+, Mg2+ और Al3+। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपके Al3+ की ज़्यादा, फिर Mg2+ और फिर आपके Na+ की। सिंपल सी चीज़ है, वो आपको दिख भी रही है। जैसे
अगर मैं जो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, मान लो उसके ऊपर -1 का चार्ज है, ठीक है, तो उस -1 के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक Na+, अगर हम Na+ लेते हैं तो इसका भी एक आयन चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं Mg का एक आयन लेता हूँ तो ये आपके नेगेटिव चार्ज जो कोलाइड है उनके 2 पार्टिकल्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। वहीं अगर मैं एक Al3+ चार्ज आयन को लेता हूँ तो वो कोलाइड के 3 आपके पार्टिकल्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो कोगुलेशन पावर जो हुई सबसे ज़्यादा किसकी हुई, Al3+ की, क्योंकि इसका एक ही 3 पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें फॉर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड के लिए, तो आपको एक नेगेटिवली चार्ज की जरूरत पड़ेगी आयन की, जैसे PO4 3-, SO4 2-, Cl-। सेम थिंग यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखना है आपको, ठीक है। PO4 3- सबसे ज़्यादा, फिर SO4 2- और फिर आपका लास्ट में Cl-। सिंपल सी है कि कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। यहीं पे एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं आपकी कोगुलेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं हम, कोगुलेशन वैल्यू। देखिए दोनों लगभग सेम टर्म लगती है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कि कोगुलेशन पावर पूछा है या कोगुलेशन वैल्यू पूछी है। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होती है कोगुलेशन वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कोलॉइड सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ कोलॉइड, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट एडेड। ये मान लो आपने जितना ऐड किया वो हम देखेंगे उसकी वैल्यू होगी कुछ, दैट इज मिलीमोल्स अगर हम बात करें, ठीक है ना। मिलीमोल्स में अगर हम इसको लेते हैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इस कोलाइड में, और अगर इस कोलाइड का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब कोगुलेशन हो जाता है इन 2 आवर्स। कितने आवर में, 2 आवर्स। कोगुलेशन इन 2 आवर्स। अगर 2 घंटे में कोगुलेशन हो जाता है तो वो जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वही आपकी क्या होगी, कोगुलेशन वैल्यू होगी, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया और तुरंत आपका पीपीटी फॉर्म हो जाए या तुरंत कोगुलेशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्री डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड है कि आपको कम से कम 2 घंटे लेने पड़ेंगे कोगुलेशन के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, ठीक है, 1 लीटर कोलाइड में, ठीक है, तो अगर 2 घंटे के अंदर कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो जो वैल्यू होगी, जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया मिलीमोल्स में, वो वैल्यू उसकी कोगुलेशन वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम इसको वही इसी को अगर हम डिफाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड इन 1 liter of colloid to coagulate in 2 hours. The amount of electrolyte added in 1 liter of colloid to coagulate in 2 hours is called its coagulation value. ठीक है, क्लियर है। तो कोगुलेशन वैल्यू की अगर हम बात करें, सिंपल सा फंडा होता है जिसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी, यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसके तो हमने 5 ml काम में लिए,
एक इलेक्ट्रोलाइट के 5 ml काम में लिए और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया या फिर 5 मिलीमोल्स काम में लिए और यहाँ पे कितने मिलीमोल्स काम में लिए, 7 मिलीमोल्स। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आप मुझे बताइए, ए जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मैंने 5 मिलीमोल्स लिए और कोगुलेशन हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बी मैंने लिया और उसके 7 मिलीमोल्स लिए और फिर उसका कोगुलेशन हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए किसकी कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी। कोगुलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कोगुलेशन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे हमें केवल 5 ml या फिर 5 मिलीमोल्स ही यूज़ करने पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें कोगुलेशन करवाने के लिए 7 मिलीमोल्स मतलब ज़्यादा मिलीमोल्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब कोगुलेशन वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। नहीं आया समझ में? चलिए देखिए कोगुलेशन पावर से समझिए आप। ठीक है, कोगुलेशन पावर से हम देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट ए है जिसके हमने 5 मिलीमोल्स लिए हैं और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बी है जिसके हमने 7 मिलीमोल्स लिए। तो एक इलेक्ट्रोलाइट के हमने 5 मिलीमोल्स लिए और कोगुलेशन हो गया और बी के 7 मिलीमोल्स अपने को लेने पड़े, ज़्यादा मिलीमोल्स अपने को लेने पड़े। इसका मतलब कोगुलेशन पावर अगर हम बात करें तो कोगुलेशन पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी। ठीक है, ए की। अगर इसकी कोगुलेशन पावर ज़्यादा है तो ये जो कोगुलेशन वैल्यू है ये 5 मिलीमोल्स है, ये इसकी कोगुलेशन वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो हम सीधा से सिंपल बोल सकते हैं कि कोगुलेशन आपकी जो पावर होती है, कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इसकी कोगुलेशन पावर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पे इसकी कोगुलेशन पावर क्या है, कम है, इसलिए इसकी कोगुलेशन वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपको कोगुलेशन वैल्यू पूछी है या फिर कोगुलेशन पावर पूछा है। जैसे अभी हमने देखा था नेगेटिवली चार्ज के लिए ये था, यहाँ पे अगर हम कोगुलेशन पावर का जो ऑर्डर लिखा था हमने क्या लिखा था कि Al3+ की सबसे ज़्यादा, फिर Mg2+ और लास्ट में आपका Na+। ठीक है, ये कोगुलेशन पावर का ऑर्डर है। वहीं अगर आपको कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि Al3+ की सबसे कम होगी, फिर Mg2+ और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी Na+। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू Al3+ की सबसे कम है, क्यों, क्योंकि एक ही Al3+ 3 आपके कोलॉइड पार्टिकल्स को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली कम ही आएगी। जबकि एक Na+ केवल एक ही चार्ज को क्या करेगा, कोलॉइड पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो Na+ की वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे कम आएगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको कोगुलेशन पावर का ऑर्डर देखना है और अगर वैल्यू का ऑर्डर पूछा है तो उसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके मेथड ऑफ कोगुलेशन के बारे में कि कोगुलेशन करवाने के आपके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो हमने देख ही लिया है, कौन सा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, किसी भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन जो आपका मेथड आएगा दैट इज कौन सा मेथड, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फर्स्ट मेथड है आपका by adding electrolyte।
ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो हम कह सकते हैं सेकंड इज बाय म्यूचुअल कोगुलेशन। अगर हम बात करें म्यूचुअल कोगुलेशन का मतलब आप अगर दो अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स को आपस में मिक्स कर दो, एक के पास ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है, दोनों को आपस में मिक्स कर दो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, और आपका कोगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो व्हेन टू अपोजिटली charge colloids are mixed, they neutralize the charge of each other and coagulation occurs, ठीक है। ये सिंपल सा आपका मेथड है, दैट इज सेकंड मेथड। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें दैट इज बाय एक्सटेंसिव, या फिर आप बोल सकते हो अगर बहुत ज़्यादा आपके कोलोइड को फ्रीज कर दिया जाए, या फिर हम कहें कि कूल कर दिया जाए, तब भी आपका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बाय एक्सेसिव कूलिंग। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा घरों में भी, जब आप फ्रीज में दूध वगैरह रखते हो, मिल्क, तो सर्दी के टाइम में या जब आपका फ्रीज का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, मान लो बाई चांस सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपका जो मिल्क है वो ठंडा हो जाता है। तो होता क्या है, उसमें ऊपर की तरफ के जो है आपकी मिल्क में एक मोटी सी लेयर हो जाती है, जबकि आपके नीचे जो होता है एक जो लिक्विड होता है वो मतलब जो मिल्क होता है वो पतला मिल्क बन जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर की लेयर अलग हो जाती है और नीचे की लेयर अलग हो जाती है, तो उसे भी हम कोगुलेशन की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है ना। या फिर जब भी आप कभी नाइट के बाद में अर्ली मॉर्निंग में आप निकालोगे दूध को, तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि ऊपर तो आपकी लेयर हो गई है और नीचे क्या है, आपका पतला मिल्क है, ठीक है। तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, कोगुलेशन की कैटेगरी में। थर्ड हो गया एक्सेसिव कूलिंग। फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आपका जैसे आप छाछ या दही से, या छाछ से जो आप बटर, छाछ या दही से जो आप बटर या क्रीम आप अलग करते हो, वो किस कैटेगरी में आएगा, आपके सेंट्रीफ्यूगेशन की कैटेगरी में, ठीक है। फिफ्थ आएगा आपके परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस, ठीक है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ हम इसके बारे में पढ़ेंगे डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। 6 है आपकी बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। उसमें क्या होता है, जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इलेक्ट्रोड से टकराएंगे और वहीं पे आपका चार्ज को, अपने चार्ज को लूज करेंगे, और लूज करके क्या, पीपीटी फॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब कोगुलेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका कोगुलेशन हो सकता है। आप लिख भी सकते हो हियर दी oppositely charged, or here the colloid particles move towards the oppositely charged electrode and
colloid particles move towards the oppositely charged electrodes and at their loose charge and precipitate या फिर and coagulated। प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, वहाँ पे चार्ज को लूज करेंगे और कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कोई ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, एक बार नाम पढ़ लेना है आपको, बाकी इनमें कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जितने भी आपके मेथड है कोगुलेशन के, ये सब होते हैं आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए हम कुछ मेथड्स अलग से काम में लेते हैं, उनको हम सिंपली तरीके से कोगुलेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका कोगुलेशन ईजिली नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए, कोगुलेशन फॉर लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो देखिए, अगर आपको लायोफिलिक कोलॉइड्स में कोगुलेशन करवाना है तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलॉइड्स में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, बट केवल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ही आप कोगुलेशन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको इसमें एक सूटेबल सॉल्वेंट को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट, उसको क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये डीपी के आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें है वाटर के अंदर आपके डीपी के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जो डीपी के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, एक्सेसिवली क्या होंगे, आपके एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है। किस कैटेगरी में, लायोफिलिक में। लायोफिलिक में आपका एक्सटेंसिवली क्या होता है, सॉल्वेशन होता है। ठीक है, मतलब डीपी के पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होगा, वाटर की लेयर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर देते हैं आपका एल्कोहल। क्या कर देते हैं, एल्कोहल, बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एल्कोहल ऐड कर दिया। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। डिहाइड्रेशन मतलब ये जो डीपी के पार्टिकल्स हैं, ये तो आपका डीएम है, वाटर। ठीक है, तो देखिए, एल्कोहल क्या करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा। डीपी के जो पार्टिकल्स हैं उनमें से वाटर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेयर होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी। ठीक है, और आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर ही रहे हो साथ में ही। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये लेयर आपकी ब्रेक होगी और यहाँ पे आपका कोगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस लेयर को ब्रेक करना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। ठीक है, तो बाय एडिंग सूटेबल सॉल्वेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये तो हुआ आपका डीपी और ये आपका डीएम है। ठीक है, सॉल्वेंट एब्जॉर्ब द डीएम। सॉल्वेंट क्या करेगा, आपका डीएम मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्वेंट एब्जॉर्ब द डीएम
and coagulation occurs. इस तरीके से आपके क्या होता है, कोगुलेशन होता है। ठीक है, चलिए लायोफिलिक के लिए ये बात, ठीक है, बाकी लायोफोबिक के लिए तो नॉर्मल होते हैं। लायोफिलिक स्पेशल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिवली सोल्वेशन होता है। ठीक है, तो आपको इस लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, कोगुलेशन के लिए। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट को तो ऐड करोगे सी, साथ में आप क्या करोगे, एक सूटेबल सोलवेंट को भी ऐड करोगे। वो क्या करेगा, जो डीएम है, डीपी में से डीएम के जो पार्टिकल है उनको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो लेयर जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वीक होती जाएगी। ठीक है, और वहां से आपका कोगुलेशन होगा। ठीक है, केवल सिंपल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से लायोफिलिक कोलॉइड्स में आपका कोगुलेशन नहीं होता है कभी भी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ में आपको एक सूटेबल सोलवेंट को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका क्या होगा, कोगुलेशन होगा। ठीक है, चलिए इनको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं प्यूरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, कि कोलाइट को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में। ठीक है, कि कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्यूरिफिकेशन क्या होता है कोलॉइड्स का, इस टर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कोलॉइड्स जो होते हैं उनमें बेसिकली आपके एक तो कोलॉइड्स वो होते हैं जिनका साइज 1 nm से 1000 nm के बीच में रहता है। ठीक है, कोलॉइड्स जिनका साइज क्या होता है 1 nm से 1000 nm के बीच में रहता है। ठीक है, साइज। और एक इनमें पार्टिकल होते हैं आपके जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलोइड्स। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोइड्स। इनका जो साइज होता है वो लेस देन 1 nm होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड क्या है कि कोलाइड में से क्रिस्टलोइड्स को बाहर निकालना। क्या करना, क्रिस्टलोइड को बाहर निकालना जिनका साइज छोटा है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कि द रिमूवल ऑफ क्रिस्टलोइड्स from colloid is known as purification। ठीक है, क्रिस्टलोइड्स को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, अब इनके लिए हम कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है, ये टर्म आप लोगों ने सुना भी होगा। हमारा जो ब्लड है उसका भी हम डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। ब्लड क्या है आपका, एक कोलॉइड है। ठीक है, उसका जो प्यूरिफिकेशन करवाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। इसमें होता क्या है, देखिए सिंपल अगर हम डायलिसिस की बात करें, ये आपका मान लो हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या किया हमने, एक एनिमल मेम्ब्रेन को पुट कर दिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, इस यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन को फिल कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने फिल किया आपके कोलॉइड्स को। किसको, कोलॉइड्स को। ये क्या है आपका, कोलॉइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसको हमने इसमें फिल कर दिया है। ठीक है, ये है आपकी एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन, और एनिमल मेम्ब्रेन से आपको पता होगा, ठीक है,
कि कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है यहाँ पे आपके डीएम के भी पार्टिकल होंगे और डीपी के भी पार्टिकल होंगे। ठीक है, मतलब कोलोइड्स भी होंगे और साथ में क्रिस्टलोइड्स भी होंगे। ठीक है, ये मान लो आप जो ब्लू से हैं ये हैं आपके कोलोइड्स। क्या है, कोलोइड्स। ठीक है, और अगर हम इसी में बात करें क्रिस्टलोइड्स की, ठीक है, ये जो स्मॉल पार्ट जो डॉट में आप बना रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपको नहीं दिखे। ठीक है, बट ये जो स्मॉल डॉट है ये क्या है, आपके क्रिस्टलोइड्स। तो आपने क्या किया, एनिमल मेम्ब्रेन ली, ठीक है, उसको आपने वाटर के अंदर फिल कर दिया। ठीक है, ये है आपका वाटर, वाटर के अंदर उसको डिप कर दिया। तो होगा क्या, एनिमल मेम्ब्रेन से आपके जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन ये जो कोलोइड्स के पार्टिकल होंगे वो पास नहीं हो पाते, ये हमें पता है। तो बस यही है, हमने क्या कर दिया, इस एनिमल मेम्ब्रेन के जरिए क्रिस्टलोइड को अलग कर दिया और कोलोइड्स को अलग कर दिया। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। एनिमल मेम्ब्रेन विच, और वी कैन से क्रिस्टलोइड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्रिस्टलोइड्स विच कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि कोलोइड्स, कोलोइड्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट पास थ्रू, विच कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, विच कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्रिस्टलोइड्स क्या होंगे, यहाँ से आपके बाहर निकल जाएंगे जितने भी क्रिस्टलोइड्स होंगे। ठीक है, जबकि जो आपके कोलोइड्स होंगे, कोलोइड के पार्टिकल, वो आपके एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड, दैट इज डायलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसे हमें फास्ट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सेकंड मेथड हम काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। सेकंड मेथड है आपका, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, या फिर केवल आपको नाम ही लिखना है यहाँ पे, सेकंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें कुछ नहीं है, सेम मेथड है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रोड पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रोड पुट कर देंगे और उनको हम बैटरी से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लो जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम कहें ये आपका जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं, ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बेसिकली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं ये। ठीक है, मान लो NaCl है, तो NaCl में से Na+ जो होगा वो आपके कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो Cl- होगा वो आपके एनोड की तरफ मूव करेगा। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और बैटरी के जरिए आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो तो क्या होगा, डायलिसिस करवा रहे हो तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो काम मान लो पहले 2 घंटे में हो रहा था डायलिसिस का, वही काम अब हो सकता है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा लिखवाने का है भी नहीं। ठीक है, थर्ड जो मेथड आता है इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें हम फिल्टर पेपर काम में लेते हैं, दैट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है,
तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर वो होता है, नॉर्मल जो आपका फिल्टर पेपर होता है उसमें से कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास हो सकते हैं, बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आपके कोलाइड के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते हैं, उसमें से केवल आपके क्रिस्टलोइड ही पास होते हैं। इसको बनाते कैसे, जैसे आपका जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको आप गीला कर लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर पाउडर कोई भी, ठीक है, या फिर मिट्टी, जो कुछ भी हम सब्सटेंस क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो फिल्टर पेपर की जो पोर्स की साइज़ है वो क्या है, बड़ी है, तो वो आपके जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो उस पोर की साइज़ पे जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे उससे, तो जो पोर की जो साइज़ है उसको छोटा कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद आपके जो कोलोइड के पार्टिकल होंगे वो उसमें से पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्रिस्टलोइड के जो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज छोटा है वो उसमें से इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें हम क्या काम में लेते हैं, हियर अल्ट्रा फिल्टर पेपर is used to purify the colloids, or we can say here ultra filter paper is used to reduce, to remove the crystalloids from colloid बाई, ठीक है, ये हम काम में लेते हैं क्रिस्टलोइड्स फ्रॉम कोलोइड बाई रिड्यूसिंग द साइज और द पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर बाई impregnating or impregnated with DP particles। ये थोड़ा सा वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज impregnated, ठीक है, मतलब वही है। Here the ultra filter paper is used to remove the crystalloids from colloids, ठीक है, by reducing the pore size of filter paper by impregnated with DP particles। जो आपकी फिल्टर पेपर है उसमें जो हमने मिट्टी या फिर कोई भी आपका टेल्कम पाउडर कुछ भी जो डाला है, जो आप DP पार्टिकल्स बोल रहे हो, ठीक है, वही है ये by impregnated with DP पार्टिकल्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, साइज जो पोर का साइज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें से अब कोलोइड के पार्टिकल्स पास नहीं हो पाएंगे, बट आपके क्रिस्टलोइड जिनका साइज क्या है, छोटा है, तो वो इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड मेथड, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट किसके बारे में, कोगुलेशन के बारे में, कि कोगुलेशन क्या होता है कोगुलेशन, कन्वर्जन ऑफ CPC, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कन्वर्जन ऑफ कोगुलेशन, या फिर जो आपका कोलाइड है उसका कन्वर्जन किस में, PPT में, कोलाइड टू PPT, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है, जो चार्ज का अगर हम न्यूट्रलाइजेशन करवा देते हैं तो क्या होगा, कोलाइड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PPT में, ठीक है, चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी आपके कोगुलेशन पावर के बारे में, ठीक है। कोगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की। कोगुलेशन एजेंट जिसको हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो हम ऐड करवाते हैं कोगुलेशन करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोगुलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, इसे हम हार्डी-शुल्ज़े रूल भी बोलते हैं, और उसकी कोगुलेशन वैल्यू जो होगी उतनी ही कम होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके बाद हमने बात की अबाउट मेथड्स ऑफ कोगुलेशन के बारे में, हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स पढ़े कोगुलेशन के लिए, ठीक है, और लास्ट में हमने बात की प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में, जो मेथड हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना एक लास्ट टॉपिक और बचा है
कोलॉइड में, जिसे हम बोलते हैं आपका इमल्शन। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।